देश में 20 लाख में से 50,000 वो हैं जिनकी पक्की डॉक्टर बनने की जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स पक्की हैं। मोशन में ऐसे 5023 बच्चे हैं, कितने, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, अपन बोल सकते हैं जिनका जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास थे। इन 5023 में से 488 अंडर 50,000 है जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। जोरदार तालियां प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको नेशनल रेशो बता दूं, ये नेशनल रेशो कितना है। नेशनल रेशो है मात्र 2.5%। कितना कितना यानी कि 100 में से 2.5 बच्चे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनते हैं नेशनली। मोशन का ये रेशो 5023 488 को अगर आप 5023 से डिवाइड करोगे तो ये रेशो आएगा 9.7%, यानी कि मोशन आपके सिलेक्शन के चांसेस को 4 गुना कर देता है 2.5% से उठकर। ओके, तो जेब कतरा आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, जेब कतरा आपसे ज़्यादा समझदार नहीं होता है, और जेब कतरे के पास आपसे ज़्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि पैसे होते तो आपसे जेब क्यों काटता आपके। खैर, तो जेब कतरा और मैजिशियन दोनों के पास एक ख़ास ताकत है। मैजिशियन के पास एक ख़ास ताकत है कि ये दोनों के पास ताकत है कि आपकी अटेंशन कहाँ जाएगी वो उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। आप बस के अंदर में चढ़ते हैं, आपके एक धक्का आपके पाँव के ऊपर पाँव रखा जाता है, आपका बैग के ऊपर में धक्का लग सकता है, आपने बैग पीछे पकड़ा हो आगे पकड़ा हो, उनके पास हो सकता है एक दो से ज़्यादा लोग हों। तो जितनी मर्जी चाहे आपने अटेंशन पे कर रखी हो अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप, अपने उस पे टैबलेट पे, बैचलर में मेरा फेवरेट टैबलेट निकाल लिया था जेब कतरों ने। हाँ, तो बस के अंदर में अगर आप किसी भी व्यक्ति का ध्यान एक जगह लगा दें और उसकी वजह से आप उसको एक ही तरीके की डेटा सर्व कर पाएँ, तो यहाँ पर एनवी सर क्या कर रहे हैं कि एनवी सर जिस तरीके, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ अ मैजिशियन, ठीक है, जेब कतरा नहीं है वो, ही इज़ अ मैजिशियन, कि वो आपकी अटेंशन जो है वो एक एक्स की डायरेक्शन में लेकर के जाना चाह रहे हैं और वाई की डायरेक्शन से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रही। अब मैं इस एनवी सर को स्कैमर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि उनसे वो जिस लेवल की मैथ उनको आती है किसी और को नहीं आती, लेकिन वो सेल्समैन भी हैं, उनको अपना धंधा भी चलाना है। तो एक बहुत बड़े राइटर तो नहीं, मैथमेटिशियन ने कहा है कि अ डेटा इज़ विलिंग टू एडमिट एनीथिंग इफ़ यू आर विलिंग टू टॉर्चर इट इनफ। तो अगर आप डेटा को बढ़िया तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं तो वो आपको कुछ भी एडमिट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैजिशियन एक्स जगह पर ध्यान दिलवाता है ताकि वाई करवा सके, उसी तरीके से एनवी सर भी एक्स डायरेक्शन में आपका ध्यान दिलवा रहे हैं। और उनका ध्यान है कि उनका क्लेम है कि उनके यहाँ पर अगर नेशनल एवरेज 2.5% है, कि अगर भारत में नीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों में 2.5% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप दाखिला लीजिए, क्योंकि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में 10% सिलेक्शन का रेट है। देखने में एकदम बढ़िया लगती है बात, भाई साहब सर ने पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट किया, इतने को इससे डिवाइड कर दो, उसको उससे डिवाइड कर दो, कि भैया 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 20 लाख बच्चे में से केवल और केवल आपके 50,000 बच्चों की जो है सीट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पक्की है, तो आपका 2.5% जो है सिलेक्शन रेट होता है। हमारे यहाँ पर एक्स बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं तो हमारे यहाँ पर 10%। तो उनका जो क्लेम है, वो क्लेम क्या है कि E2 मोशन जो है वहाँ पर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, और उनका मुँह का स्टेटमेंट है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के कामयाबी के या सिलेक्शन के जो चांसेस हैं 4 गुना होते हैं। ये है हमारा ये है हमारा वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, और थ्योरेटिकली ही टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या E2 मोशन में एडमिशन लेने पर वाकई में किसी बच्चे के चांसेस 4 गुना हो जाते हैं क्या। तो आंसर है नहीं। और इसको समझने के लिए आज आप पूरा वीडियो देखो कि ना देखो, वैसे कल मैं वीडियो बनाया था, लोगों को लगा कि अरे बहुत जल्दी बोल रहा है, तो अभी आराम से मज़े लेकर के इधर उधर की बातें, इधर उधर की तो खैर कई बातें होंगी, स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैंने और ऐड कर दिए हैं। आम दुनिया में जो हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो वाले एग्जांपल्स मैंने और ऐड कर दिए, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अगर उन सब को नहीं भी सुनना है और एक पर्टिकुलर आइडिया ही लेकर के जाना है, तो ये वाला आइडिया लेकर के जाना है। मान लो कि आईआईटी के डायरेक्टर भाई साहब क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आईआईटी के डायरेक्टर बोलते हैं कि देखिए हमारे आईआईटी के अंदर में जो है बच्चों का एवरेज जो पैकेज लगा है, वो पैकेज लगा है आपका
1 करोड़ का पैकेज है, बताइए। और ये जो दुनिया है, ये जो भारत देश है, ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में जो आपका एवरेज पैकेज है वो आपका लगता है लगभग 1 लाख रुपए का। तो बताइए, देखिए अरे भैया, एक पैकेज जो लगता है वो लगता है 1 लाख रुपए का। तो हमारे यहाँ पर आपका बच्चा 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाता है। तो क्या आप यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपका दिमाग ही बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से पकड़ लेगा बात को और बोलेगा भाई साहब, भारत देश में जब IIT JEE का टेस्ट हुआ था और उसमें से जो क्रीम लेयर निकली थी ना भारत की, वो तुम्हारे यहाँ एडमिशन लिया था उसने। अब उन लोगों को तुम भारत की पॉपुलेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई, जब तुम्हारे पास आई ही क्रीम है तो उसमें से सिलेक्शन का दर भी तो ज़्यादा ही होगा। तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम नहीं डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन, हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ ताकि अगर किसी को डिटेल में डिस्कशन करना है तो वहाँ जा सकता है कि पी हैकिंग नहीं करेंगे, सैम्पलिंग एरर नहीं करेंगे, जो कि सैम्पलिंग एरर का बेहतरीन एग्जांपल है कि सैंपल ही उठा लो। ऐसा एक एग्जांपल बता दो, कितने लोगों ने सुना है कि हमारी दवाई लीजिए या हमारा वो लीजिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, या चलो स्पेसिफिक ले लेते हैं कि हमारी वाली दवाई, हमने कैंसर की नई दवाई ईजाद करी है, हमारी दवाई पिछली वाली दवाइयों से 2 गुना ज़्यादा असरदार है, मतलब 100% का इंक्रीज़ है। एक तो वो नहीं बोलेंगे 2x, इंसान ये सब देखता है, ये देखता है 2 गुना, है ना। तो परसेंटेज में बोलने में ऐसा लगता है 100%। अरे भाई साहब, पहले मान लो कि जो X दवाई थी वो तुम्हारा 10,000 लोगों पर जब इस्तेमाल की जाती थी तो उसमें से एक व्यक्ति को फ़ायदा मिलता था। अब क्या हो रहा है कि अब जो मार्केट के अंदर में दूसरी कंपनी ने नई दवाई बनाई है, Y दवाई बनाई है, ये जब 10,000 लोगों में लिया जाता है तो उसमें 2 का फ़ायदा होता है। तो देखा जाए तो गलत नहीं बोल रहा है, व्यक्ति का 1 से जो है 2 हो गया है, तो मतलब 100% का इंक्रीज़ हो गया है। तो ये कहने के लिए या अपनी दवाई पे छापने के लिए वो व्यक्ति गलत नहीं बोल रहा है कि उसने 100% इंक्रीज़ कर दिया है आपके बचाने को। लेकिन क्या सही में ये कोई वर्थ की रिसर्च कहीं भी जाएगी? उसी तरीके से एनवी सर के जो भी क्लेम है कि ये अगर E2 का आपका मोशन है, मोशन के अंदर में मोशन की वजह से सिलेक्शन होना, ये है ना एक्सियम, कि मोशन की वजह से सिलेक्शन होना, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आखिर जो वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर, इनका अगर केवल और केवल योगदान देखा जाए तो क्या है। सर तो क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 4x है वो पर्टिकुलर चीज़, लेकिन हम क्लेम कर रहे हैं कि वो जो भी है वो 4x से बहुत कम निकलेगा, और जिसकी बहुत सारी वजह हैं, जो वजह हम एक एक करके इस्तेमाल, मतलब कि कहानी की फॉर्म में डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से ही है और कुछ नहीं है, जिससे कि हम असल सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वरना दुनिया में ऐड वाले तो पागल बना ही रहे ना हमको। दुनिया में ऐड वालों का काम ही क्या है कि किस तरीके से इनको लिमिटेड डेटा दिखाया जाए, कि इनकी अटेंशन एक खास डेटा पर घुमा दी जाए, जिसकी वजह से इनको पूरी तस्वीर ना पता चल पाए और ये लोग डिसीजन ले लें। तो यहाँ से क्या याद रखनी है? यहाँ से याद रखना है टॉर्च कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमारा जो अटेंशन है ना, वो लेज़र टॉर्च की तरह होता है कि वो एक जगह पर ही अटेंशन पे कर सकता है, कि यहाँ पर अटेंशन पे कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो हमारी नज़र से ओझल हो जाते हैं और हमारा डिसीजन उतना अच्छा नहीं बन पाता है। आज का अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि किस तरीके से कि आप जब भी देखेंगे चीज़ों को तो चीज़ों में न्यूमरेटर एग्जिस्ट करता है, डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है। तो दुनिया वाले चिल्ला करके आपको बता ज़रूर देंगे कि देखिए हमारा जो है सिलेक्शन 2x हो गया है, 3x हो गया है, 4x हो गया है, लेकिन वो डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर स्टूडेंट का सिलेक्शन बढ़े उसमें बहुत पैसा लगेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, टीचर लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो न्यूमरेटर को बढ़ाने में वाकई में मेहनत लगती है, लेकिन डिनोमिनेटर को चेंज करने में कुछ मेहनत नहीं लगती। एक स्टेटमेंट लगता है, एक सिंपल स्टेटमेंट,
और आपका डिनोमिनेट आपको ये कैलकुलेशन सीधे 2x मतलब कि 4x से सीधे 1x पे आ जाएगी। अगर मैं क्या करूं कि सही मायने में जो भाई मैं एप्पल और एप्पल को ही तो कंपेयर कर सकता हूं, मैं एप्पल और ऑरेंजेस को क्यों कंपेयर कर रहा हूं? तो सर जो कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक ऐसी फीमेल जो कि राजस्थान में दिन में बच्ची पानी लेकर के आती है और रात को फिर 2 घंटे उसको पढ़ने के लिए मिलती है, घर का सारा खाना बनाती है, एक इस तरीके की जनसंख्या को वो अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए कंपेयर कर रहे हैं ऑरेंजेस से। और ऑरेंजेस हैं ये बालक जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए पर साल की फ़ीस ली है, ड्रॉप ईयर निकाला है और भी बथेरी चीज़ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट इज़ कि आप इन दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं भाई? ये दोनों तो कंपेयर करने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे वेरिएबल है छूटे हुए। अगर आपको मोशन के किसी बच्चे को अगर कंपेयर करना है तो उसी बच्चे से तो कंपेयर करेंगे जो उसके स्टैचर का होगा, उसके बराबर का होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस इंस्टीट्यूट की क्या औकात है। तो मोशन के बच्चों को जब कंपेयर किया जाएगा तो एलन जैसे इंस्टीट्यूट से कंपेयर किया जाएगा कि वहाँ पर आपके सिलेक्शन की जो संभावना है वो कितनी गुना बढ़ जा रही है। तब आपको पता चलेगा कि लगभग बराबर सा ही परसेंटेज में सिलेक्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पहला यहाँ से हमने सीखा कि किस तरीके से एप्पल को कंपेयर करना है। आप एप्पल से किसको कंपेयर नहीं कर सकते? ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट को कंपेयर करना है तो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर कीजिए, आप भारत की जनसंख्या से कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि आप अब इस बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा क्यों, इसमें क्या लेना देना है भाई? इसमें लेना देना इसलिए है, अगर आप यही देख लें कि सर का जो चिल्लाना ही देख लें, ठीक है, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल, हाँ या ना। तो हाँ या ना इफेक्ट बोल देता हूँ, चलो मैं इसको, है ना। हाँ या ना इफेक्ट क्या होता है? हाँ या ना इफेक्ट होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यही माफ़ कीजिएगा अगर अंग्रेजी स्पेलिंग्स ठीक ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति चिल्ला करके बता रहा है कि पिछले 5 सालों से 10 सालों से कि मान लो कि मेरे यहाँ तो 4x सिलेक्शन होता है, और अगर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये बात गलत है, ये बात अधूरा सत्य है, तो अधूरा सत्य होने की वजह से अब क्या होगा, जब लोग बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाएंगे, बड़े बड़े ऐड करेंगे, ऐड पे अंधा पैसा खर्च किया जाता है, पूरा कोटा रंग दिया जाता है, पूरा भारत रंग दिया जाता है, एक अखबार रंग दिया जाता है। आप इस तरीके के BMW देते हैं बच्चों को, बाकी चीज़ें देते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ पर सिलेक्शन 4x 4 गुना होता है। इन सब की वजह से, और बच्चों को तो मालूम नहीं है कि असल में ये तो अधूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया था। इसकी वजह से जो बच्चे, 2 पर्टिकुलर बच्चे कि जो बच्चे पहले से अच्छा कर रहे हैं अपने एंट्रेंस टेस्ट में, मॉक में 1 साल ड्रॉप लिया था, वर्सेस वो बच्चे जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनको वो इस ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में एडमिशन ले, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो बच्चे पहले से ही टॉपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बच्चे इन में अच्छा कर पाएंगे, इसी पर्टिकुलर जगह पे घुस पाएंगे। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनती चली जा रही है। माँ बाप आपका एडमिशन जब कराते हैं, पैसा माँ बाप देना है, तो क्या बात की संभावना है कि पिताजी सुबह चाय की चुस्की लेते हुए जिस पेपर में देख रहे थे कि उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली हुई है कि हमारे यहाँ से देखिए इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इतनी सारी तस्वीरें उसने लगा रखी थी, और तस्वीरों में उसने क्या गायब कर रखा था? तस्वीरों में उसने भारत के अंदर में उसके 50 सेंटर हैं, 50 सेंटर में उसके ऑलरेडी 50,000 से 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, और उसने तस्वीर लगा दी यहाँ पर 50,000 में से 25 बच्चों की, पूरा अखबार भर दिया। एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे आसपास का कोई एक ऐसा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेम स्टैचर का, सेम लेवल के टीचर का, लेकिन उसने 3 फ़ोटोज़ लगाई हैं क्योंकि उसके यहाँ पर थे ही 200 स्टूडेंट। तो अब पिताजी की क्या संभावना है कि पिताजी, अब इस व्यक्ति ने क्या किया, ये जो ईटूस वाले थे, ये एलन वाले थे, ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छी फ़ीस लेते हैं, इन्होंने जो डिनोमिनेटर है ये गायब कर दिया। इन्होंने गायब कर दिया कि हमारे यहाँ
50,000 बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। पॉइंट इज़ कि ये केवल और केवल हम एंकर ज़रूर बना रहे हैं एनवी सर को, लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से क्या मैथमेटिकल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और डेटा कलेक्शन की, जिसके बेसिस पर आप सही डिसीजंस ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर में। बोले कि ऐसे कैसे? ओके, मैं मनीष आला का चैनल आज शुरू क्या कर रहा हूँ, बना हुआ है मनीष आला का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं आऊँगा और इसी तरीके की कहानियाँ सुनाऊँगा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। तो अगर यही पर्टिकुलर डिनोमिनेटर का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हुआ क्या कि आपने देखना चाहा कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या फिर ऐसे ही किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दूं। तो इंडेक्स फंड में आपने देखा कि इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो भारत के अंदर में टॉप 50 कंपनियां, मान लीजिए कि टॉप 50 कंपनियां हैं और टॉप 50 कंपनियों का जो रिटर्न है वो आपका लगभग पिछले 10 सालों के अंदर में मान लीजिए कि 10% रहता है, और म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है पिछले 10 सालों में वो 15% रहता है। तो तुरंत आपका ब्रेन बोलेगा कि भाई अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो भाई, म्यूचुअल फंड में पिछले 10 सालों में एवरेज जो है वो। लेकिन जब ये 15% निकाला गया था तो कैसे निकाला जाता है कि सन 2026 में भारत में कितने म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं, इनके पिछले 10 साल का निकालो, इनके पिछले 10 साल का हिस्ट्री निकालो और उनका एवरेज निकालो, जिससे कि पता चले कि ये कितना रिटर्न देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज म्यूचुअल फंड जो 2017 में बंद हो गए, जो 2005 में बंद हो गए, मतलब कि अलग अलग समय पर जो म्यूचुअल फंड बंद हो गए वो आपके कैलकुलेशन का हिस्सा ही नहीं है। आपने बढ़िया तरीके से डिनोमिनेटर बदला और आपने गलत डिसीजन ले लिया, और जब आपने लगाया तो पता चला कि इतने सारे म्यूचुअल फंड बंद होने के बाद में इनका एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है आपका तकरीबन 8%। अब बताओ अब कहाँ जाओगे? अब यही है आपका, मतलब कहने के लिए आप इसको कॉमन सेंस की डायरेक्शन में डाल सकते हो, डालना चाहो तो, लेकिन उसी को हम थोड़ा सा सलीके से देख लेते हैं तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, उनको थोड़ा सा शब्दों में से स्पेसिफिक तरीके से कि हाँ इसको इससे भाग दोगे तभी सच्चाई सामने आएगी। पिताजी जब देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर में उन्हें फ़ीस भरनी है तो वो तो यही देखेंगे ना कि किसने ज़्यादा तस्वीरें छपवाई हैं, किसने पैसा ज़्यादा खर्च किया है। पिताजी ये वाली रील देखेंगे जब कि हमारे यहाँ पर बच्चे की संभावना 4 गुनी हो जाती है, तो पिताजी क्यों नहीं आपका चाहे थोड़ा सा लोन ले करके महंगी फ़ीस भरनी पड़े, E2 मोशन की, E2 की, एलन की, वो आपकी भरेंगे फ़ीस। और लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आएगा कि अगर उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आती तो उन्हें पता चलता है कि वो आंकड़ा, मैं ये नहीं कहीं गलती से भी, मैं अगर ये छवि दी है मैंने कि मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप न लें एडमिशन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नो डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फ़ायदे होंगे, आपका दिनचर्या बनेगी, बेहतरीन टीचर मिलेंगे, लेकिन ये कह देना कि 4 गुना गारंटीड सर्वाइव, मतलब सिलेक्शन रेट जो है वो 4 गुना हो जाता है हमारे यहाँ पर, ये सत्य नहीं है एटलीस्ट, है ना। चाहे कितने से भी कितना बड़ा टीचर कह रहा हो, साइंस तो हमें यही बताता है ना कि बेटा हम साइंस की तरफ से हैं ठीक है। और अब चलते हैं और वेरिएबल्स की तरफ, के और वेरिएबल्स देखते हैं कि और क्या क्या ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम असली सत्य पे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो एक तो ये हो गया कि हाँ या ना इफेक्ट, कि आपने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कर दी, और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के अंदर में आपने बच्चे ही अच्छे लिए, बिल्कुल जैसे एंट्रेंस टेस्ट के। एंट्रेंस टेस्ट, यस, अगला है एंट्रेंस टेस्ट। राहुल है, राहुल जो है वो पिछले 2 साल से ड्रॉप कर रहा है। पहले साल उसके 720 में से जो नंबर आते थे वो आते थे 415। दूसरा साल उसने ड्रॉप लिया, उसके नंबर बढ़ कर के हो गए 505। और ये जब 2 साल ले रहा था तब ये किसी रैंडम घर के पास वाले इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा था, या किसी सस्ते कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के वो ले रहा था। लेकिन क्योंकि अब ये इसका तीसरा साल है और अब इसकी औकात, इसकी क्या है, इसकी औकात जो है तकरीबन 550 की हो गई है। तो मान लेते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पेपर देते में इसके 80% नंबर तो आ ही जाते हैं। तो पहले ये जो सस्ते इंस्टीट्यूट्स के अंदर में इसने एडमिशन लिया हुआ था, अब क्या होगा, अब ये इस साल भी क्या देगा, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस टेस्ट देगा। ये आपके E2 का भी देगा, एलन का भी देगा, है ना, नारायणा का भी देगा, अलग अलग जगह देगा।
और देखेगा कि बेहतरीन जगह पर अब इसको 80% डिस्काउंट, जितने प्रतिशत नंबर उतने प्रतिशत डिस्काउंट। तो लोग बोल सकते हैं कि दिखाने के लिए सारे इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि अरे हम तो गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं, गरीब आदमी हम तो फीस कम ले लेते हैं, हम तो कम लेते हैं फ़ीस, अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है हम तो ले लेंगे कल कम फीस। लेकिन उसका गोल गरीब बच्चे को पढ़ाने का नहीं है अल्टीमेट। ना देखिए, हम एवरेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसका गोल अल्टीमेट इंसेंटिव गरीब बच्चे को पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि गरीब बच्चे को पढ़ाने का होता तो ये कंपनीज 10-10 हज़ार करोड़ की नहीं हो रही होती, समझ रहे हो तुम? इनकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की नहीं हो रही होती। वो एक बिजनेस है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, चल रहा है, हम तो साइंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनका इंसेंटिव है कि कैसे करके उन बच्चों को और इकट्ठा कर लिया जाए, सैंपल हमारा और भी ज़्यादा ये है ना। ये आने बच्चों के नंबर आने हैं, ये मान लो कि 720 का पेपर है, ये 300 लगा लेते हैं इसको कि 720। तो लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला सके। तो ये जैसे ही किसी के 550 नंबर आते हैं तो तुरंत उसको 80% डिस्काउंट दे करके इस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में डाल लो, कैसे भी करके। क्योंकि इन बच्चों जितना बड़ा यहाँ से, इस जगह से तुम जितना बड़ा सैंपल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा दोगे, उतना ज़्यादा गारंटी के साथ तुम्हारा क्लेम आ जाएगा। एक ये है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि किस तरीके से कि एंट्रेंस टेस्ट से भी आपने स्क्यूड कर लिया अपनी डायरेक्शन में सिलेक्शन। दूसरा एक जो है वो तो उसी पे है कि आपने ये बोल दिया, अगर जैसे E2 वाले लोग तो चलो ये बोल देते हैं, उनको लगता होगा यार थोड़ा सा इतना ज़्यादा पागल नहीं बनाते हैं कि फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर हमारे पास है। तो एलन वाले क्या करेंगे, एलन वाले या बाकी इंस्टीट्यूट क्या करेंगे? मैंने बोला था कि हमारा ये जो वीडियो सीरीज़ है ये इसलिए आ रही है ताकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पता करे जा सकें। तो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे कि राधा कृष्णन कमेटी जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम के लीक के लिए जो चीज़ें सजेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट को कि क्या क्या सजेशंस दिए थे उन्होंने, वो सजेशंस क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमारा एक वीडियो होगा। अभी जो एक लड़का है जिसका फ़र्स्ट रैंक नारायणा बता रहा है, ये फ़र्स्ट रैंक चैतन्य, फ़र्स्ट रैंक एलन, फ़र्स्ट रैंक आकाश, सब लोग फ़र्स्ट रैंक बता रहे हैं। तो इन लोगों को ये वाला वीडियो, हमारा एक और वीडियो आना है। तो ये वो वीडियो है जो कि तुमने, लड़ाई ख़त्म थोड़ी हुई है, लड़ाई तो शुरू हुई है कि एजुकेशन सिस्टम में आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं। खैर, एक और चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से पूरी कोशिश की जाएगी हर इंस्टीट्यूट वाला टॉप रैंकर्स को क्लेम करने के लिए। क्योंकि अब इसमें आता है झोल, जो आता है वो हमारे ब्रेन का आता है, हमारे CNS का आता है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को डेटा उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। ब्रेन को समझ में आता है इमोशन, समझ में आते हैं कि इमोशन बढ़िया है, और छोटा सेट, छोटा, जो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। लोगों को दिखाया कि भैया केनिया के अंदर में आज जो है 735 लोग मर जाएंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको पानी नहीं मिलेगा। तो MIT के कैंपस में लोगों से वो मांगी, डोनेशन मांगी, तो मान लेते हैं डोनेशन आई $X। लेकिन फिर क्या किया, एक लड़की की फ़ोटो लगाई बच्ची की, और उसकी बहुत बुरी हालत थी, और बहुत बुरी हालत थी तो उसकी फ़ोटो दिखाई और बोला कि ये बच्ची आज मर जाएगी अगर इसको खाना नहीं मिला। तो अभी जो है वो 2x, 3x, 4x, मतलब कि 200% इंक्रीज़ हो रहा है, 300% इंक्रीज़ हो रहा है चंदे के अंदर। क्योंकि छोटा चीज़ ब्रेन जो है वो समझ पाता है, छोटी चीज़ समझ पाता है और इमोशन समझ पाता है। तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, वो इंडियन आइडल वाले लोग, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मेरे पिताजी को वो गरीबी हमारे घर में बहुत है, मेरी माँ जो है वो बर्तन मांजती है, कहाँ सुनाएंगे ये लोग। जाएंगे गिफ्ट के पैकेट लेकर के, ऐसे स्टूडेंट्स के घर जाएंगे ऐसे। तो क्योंकि इमोशन चमकता है लोगों को, बस इट इज़ ऐसे। दुआ एक स्टेटमेंट और दे दो, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, जो है सो है, हम उसको जैसा का तैसा देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि हर एलन, बाकी X इंस्टीट्यूट, नारायणा, चैतन्य, श्री चैतन्य, बंसल, फलाना ढिकाना, पूरी जान लगाएंगे क्या करने के लिए, टॉपर्स को क्लेम करने के लिए। क्योंकि टॉपर क्लेम करने पर फिर आप ऐड रन कर सकते हैं, ऐड रन करने पे आप लोगों की नज़रों में आ सकते हैं, और बाप जो है जब वो देगा, क्या नाम है आपका, फीस भरेगा, तो उसके दिमाग में रहेगा कि मेरा बच्चा भी फर्स्ट रैंकर आ सकता है। बच्चे जब ख्वाब देखते हैं, बच्चे जब डे ड्रीमिंग करते हैं,
तो डे ड्रीमिंग के वक्त में तुम क्या ख्वाब देखते हो कि तुम्हारा 835वां रैंक आया है? तो बताओ, ये डे ड्रीमिंग होती है क्या? नहीं ना। डे ड्रीमिंग क्या होती है कि टॉप मार दिया है, 90% से ज़्यादा अंक आए, कि फ़ोटो छप गए। तो वो डे ड्रीमिंग की जो दुनिया है, वो जो ख्याल है, वो जो मांगा है आपने, यहीं से देख करके मांगा है, तो यही होता है। तो फिर इससे भी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर किसी का बच्चा, मान लो कि बाप के पास पैसा भी नहीं है, लेकिन बाप काम करता है किसी अच्छे मालिक के पास, और मालिक पूछता है कि बच्चे के बताओ कितने नंबर आते हैं, तो अगर वो बोलता है कि मालिक हमारे बच्चे के तो 720 में से पिछले साल 535 नंबर आए थे। बोले क्या बात कर रहे हो, 535? ये तो बच्चा तुम्हारा बहुत ज़्यादा होशियार है, लाओ हम इसकी फ़ीस भर देंगे। तो हो जाती हैं चीज़ें, और फीस जब भर देंगे, जब किसी व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठा ली कि हम करवा देंगे, तब व्यक्ति कहाँ जाएगा? टॉप इंस्टीट्यूट में जाएगा ना, उन लोगों के पास जाएगा जहाँ पर पहले से ही फर्स्ट रैंकर्स वगैरह जो है वो आए हुए थे। तो ये एक और तरीका है समझने का। और ये मैंने जो, अगर मैं कह रहा हूँ कि आम जिंदगी में भर भर के ये काम आएगा, प्लीज़ मनीषाला भाई, प्लीज़ मेरे को गालियाँ दो यार कि मैं मनीषाला चैनल पर डालूँ सामान, क्योंकि इसके बहुत सारे इंसेंटिव हैं। मनीषाला से फ़ायदे क्या क्या होते हैं? एक तो सबको पैसा चाहिए, उसकी वजह से लोग वीडियो देखेंगे। दूसरा, ऐड बहुत महंगे रन होते हैं, तो कोई 10,000 अगर 10,000 बच्चों का, 10,000 सब्सक्राइबर का कोई चैनल है, तो वो मनी वाले में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, 3 गुना तक पैसे कमा सकता है एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट वाले में बहुत 0.5x ही कमा पाएगा अगर। और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इसमें अगर आपका कोलैबोरेशन हुआ और कोलैबोरेशन में आपके पैसे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मुझे मनीषाला वाला चैनल भी बना रखा है मैंने, ऑलमोस्ट 1,000 सब्सक्राइबर भी हो रखे हैं, उस पर अभी तक एक वीडियो नहीं पड़ा है। सोच के देखो, मैंने पहले कभी मेंशन किया होगा कि मनीषाला वाला मैं चैनल बना रहा हूँ, और उस पर लगभग 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, और अभी भी, और इतना सामान पड़ा है मेरे पास कि मैं बस बैठूँगा और मैं बोलूँगा, और फिर भी मैं आलस की वजह से नहीं बना रहा। आलस है क्या है, शायद मेरे पास इनफ वजह नहीं है। तो प्लीज़ मैं बस हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी दिखो मुझे मनीषाला वाला वीडियो लेके आए, तो मैं यहीं बैठ करके अलग अलग वो कहानी के फॉर्म में ही वो सारा फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। उसमें मनीषाला के जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज़ हैं वो भी बिकेंगे, तो उनसे भी पैसा आएगा। हर तरफ से मेरे पास रीज़न्स हैं, लेकिन शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस लाइफ में, इसलिए मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। मगर ये मैं बात बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों से और मुझे गालियाँ पड़ें थोड़ी, तो मैं और ज़्यादा आऊँ उसमें। तो चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ उसी वर्ल्ड के, जिससे तुम्हें पता चले कि आज जो तुमने चीज़ें सीख रहे हो उसको आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करोगे। जब मोदी जी चिल्लाएंगे, या आपके पिताजी जब मोदी जी का गुणगान करते हुए चिल्लाएंगे कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारी जीडीपी 4th सबसे बड़ी हो गई है, जो कि अब वापस से खिसक कर के नीचे चली गई है, कि जब हर जगह सरकारी ऐड चले कि हम तो जापान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। पिताजी का सीना चौड़ा हो गया, उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया, बताया भी अपने लोगों को, खानदान को। आप उनको बताएंगे कि किस तरीके से कि यहाँ पर मोदी जी डिनोमिनेटर छुपा गए, मोदी जी ये छुपा गए कि जापान की जनसंख्या बहुत कम है, तो मतलब कि वहाँ पर कैपिटा जो है वो बहुत ज़्यादा है पैसा, वहाँ पर 10 गुना मतलब 15 गुना ज़्यादा पर कैपिटा चला जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो अगर भारत की जीडीपी 4th है और मान लेते हैं जापान की अगर 5th भी है, दोनों लगभग बराबर भी हैं, तो भारत की जनसंख्या तकरीबन 150 करोड़ है और उसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, मतलब कि 10 करोड़ लगा लेते हैं, तो आपका करीब 15 का अंतर पड़ रहा है, 15 गुना का अंतर पड़ रहा है। 10 करोड़ और 150 करोड़ 15 गुना का अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ से पता चलेगा कि भाई इट डज नॉट गिव यू एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के देश भी तुम्हारा जब इतना बड़ा है। और कभी कभी वो ये भी बोलेंगे कि भैया देखिए भारत की जो है एवरेज इनकम, मतलब कि पर कैपिटा इनकम जो है वो पिछले 10 सालों में मान लो कि 50,000 से बढ़ करके अब कितनी हो गई है, 1 लाख रुपए हो गई है। लेकिन अच्छा 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई है, लेकिन भाई तुम ही ने तो दूसरी जगह बताया था कि भारत के टॉप 1% के पास 50% जनसंख्या है। मतलब कि अगर मैं ऐसे, अब इसको बोलते हैं आउटलायर को हटाना, या फिर जो आउटलाइंग इवेंट्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं ताकि हमें असली तस्वीर पेश हो, है ना। कि अगर जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में मैं अडानी, अंबानी और ऐसे बस केवल 5 आदमियों को हटा दूं
केवल 5 आदमी को हटा दूँ तो ये सीधे घट करके 1 लाख रुपए से वापस से 50,000 पे आ जाएगी। वो ये हटाएंगे नहीं, वो आउटलायर्स को हटाएंगे नहीं, ताकि वो देश में कोई कॉलेज वाला तुमको बोलेगा, तुम्हारा पिताजी बोलेंगे बेटा इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, इस कॉलेज के अंदर में एवरेज पैकेज जो है वो 18 लाख का है। लेकिन अगर वहाँ पर 3 बच्चों का पैकेज लग गया 1 करोड़ का और बाकी का पैकेज लग गया 3 लाख का, तो देखने में तो लगेगा कि तुम्हारा 18 लाख का पैकेज है एवरेज, लेकिन क्या है असल में एवरेज पैकेज 3 लाख का ही है। क्योंकि यहाँ पर तुम एवरेज की बजाय, तुम मीन की बजाय मीडियन का इस्तेमाल करोगे, जो कि भैया तुम ऐसे लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये तो टॉप वाले लोग हैं, यहाँ पर जो है मीडियन पड़ रहा है और तकरीबन 3 लाख रुपए यहाँ की एवरेज पैकेज है। तो ये एग्जांपल है केवल और केवल कि अगर आपको बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी, बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी, बेसिक्स ऑफ जो किताबें मुझे पसंद है, जो राइटर मुझे पसंद है, उनकी आइडियाज़, उनकी बातें जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको हेल्प करेंगे। और ये कोई कुछ और नहीं, ये कुछ ऐसा सा है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग की दुनिया है। क्रिटिकल थिंकिंग दुनिया में ये फाइनेंशियल लिटरेसी की है, वो उसका सबसेट ही है। और फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर में हमने जब जा कर के देखा तो आपकी ज़िंदगी में ये एनालिसिस आप इसकी वजह से ही तो कर पाए कि आपको ये पता था कि अच्छा कोई व्यक्ति क्या कंपेयर कर रहा है। तो एनवी सर आम जनता से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि कंपेयर करना चाहिए एलन वालों से, तब जा कर के उनके इंस्टीट्यूट की औकात पता चली। क्योंकि बेच रहे हैं वो इंस्टीट्यूट की औकात, लेकिन इंस्टीट्यूट की औकात को बगैर इंस्टीट्यूट की औकात से कैसे बेचेंगे। है तो ये आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, आई नॉट श्योर आधा घंटा बोला होगा मैंने, स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन, जो चीज़ें मुझे याद आती रहीं। बीच बीच में शायद फ्लैश भी आया होगा आपके पास में, तो आप देख लीजिएगा अगर आप परचेज़ करना चाहें फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्रिटिकल थिंकिंग का, वो स्पेसिफिक वर्कशॉप्स जो हमने लगाई थी, जिसमें हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से बातें कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा तरीके से रिसोर्सेज ले लेते हैं। बाकी मैं कल या परसों जब भी वीडियो डालेंगे वो वाली के जिसमें फर्स्ट रैंकर ला ही रहे हैं सब लोग, तो वहाँ से देखते हैं कि क्या साइंस समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।